नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम एंड बेसिक मैथ्स है। तो सबसे पहले हम देखें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो वो आएगा प्राकृत संख्या, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो सिंपल, जो हम गिनने के काम में जो हम ले रहे हैं, जो 1 से प्रारंभ हो रही है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी प्राकृत संख्या कहलाएंगी। तो सेकंड है होल नंबर। तो होल नंबर जो है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या मतलब देखो, जो प्राकृत संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 से अनंत तक, यानी 1 से प्रारंभ हो रही थी, जैसे ही हम इसमें 0 को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएंगी पूर्ण संख्या। तो मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ अंतर किसका रहेगा? 0 रहेगा। यानी 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी और 1 से प्रारंभ होने वाली हमारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि 0 की खोज, यानी कि शून्य की खोज किसने की थी? तो हम सबको पता होना चाहिए कि शून्य की जो खोज है या 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट साहब ने, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो रहेगा वो है पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है उसको हम जानने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना देते हैं, ठीक है। संख्या रेखा में हम सबसे बीच में हम 0 को लिख दें। अब जैसे ही हमने 0 को लिखा तो यहाँ पर 2 पार्ट बन गए हैं। एक पार्ट बन गया है राइट हैंड साइड और दूसरा पार्ट बन गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो संख्या रहेगी वो सारी पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, या जिसको हम कहते हैं धनात्मक संख्या, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर कौन सी रहेंगी? नेगेटिव नंबर्स, या जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक। तो पॉजिटिव वाले में मतलब राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से अनंत तक। अब यहाँ पर ऋणात्मक जो नेगेटिव नंबर्स थे उसके आगे तो हमने माइनस को लिखा, लेकिन हमने जो प्लस वाली संख्या है उसके आगे प्लस नहीं लिखा है। वो क्या है? अंडरस्टूड है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लस वाली संख्याओं के आगे हम प्लस नहीं लिखते। अगर हम प्लस लिखते तो हम डेट किस तरह से लिखते? जैसे आज तारीख 8 है तो हम इस तरह से लिखते +8 +6 2020 प्लस। तो इसलिए ये जो प्लस है वो क्या है? अंडरस्टूड है, इसलिए हम कहीं पर भी इसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। फिर हम चौथा पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को समझने के लिए सिंपल सा जो है वो P/Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जैसे P की जगह हमने कुछ लिख दिया 7 लिख दिया, और Q की जगह हमने लिख दिया 11, तो 7/11 या 7/11, तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा? 7/0, तो ये जो डिवीज़न है, भाग है, वो संभव नहीं है, और आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए हम Q को 0 नहीं लेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो कि अंडर रूट के रूप में जो होगी वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √3 हो गया, √7 + 7 + 3 हो गया। इस तरह से जो संख्या होंगी वो सारी अपरिमेय संख्या होगी।
नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं तो है सम संख्या, जो कि बहुत ही इजी। सम संख्या यानी कि हमने कहीं बहुत सारी जगह ये भी पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जिसमें हम 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्या कहलाती है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कोई संख्या देख ले 4314, क्या ये सम संख्या है या नहीं है, ये हमें पता करनी है। तो क्या हम इतनी बड़ी संख्या में हम 2 का भाग देंगे? नहीं देंगे। तब हम क्या चेक करेंगे कि इकाई के स्थान पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, इन संख्याओं में से कोई अगर इकाई के स्थान पर हो तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, इकाई के स्थान पे 4 है, तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या। अब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इकाई के स्थान पे यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्या या ओड नंबर कहलाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड को भी करते हैं, तब हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना होता है। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं? वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल स्वयं का यानी खुद का ही भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम जैसे इन संख्या को देखें तो 2 है, उसमें भी केवल और केवल 2 का ही भाग जा सकता है। 3 है, उसमें भी केवल 3 का ही भाग जाएगा। 5 है, उसमें केवल 5 का भाग जाएगा। 7 है, उसमें केवल 7 का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पर जैसे देखें कि हमने 2, 3 के बाद हमने 4 को रहने दिया, इन दोनों के बीच में क्या रहा है? 4 बाकी रहे। तो 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा हमने डेफिनेशन में बोला कि केवल और केवल स्वयं का ही भाग जाना चाहिए, लेकिन अब 4 है तो इस 4 में स्वयं का तो भाग जाता है, लेकिन इस 2 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए हम 4 को अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से 6 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो इन संख्या को हमने नहीं लिया क्योंकि वो भाज्य है। तो अभाज्य का मतलब आप समझ गए होंगे, केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। तो जो बोर्ड मास है वो हमारे इक्वेशन सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड मास क्या होता है उसको समझ लेते हैं। बोर्ड मास की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ओपन, डी से होता है डिवीज़न, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आती है तो हम देखेंगे कि ब्रैकेट है तो हम क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें यानी उसको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद अगर उसमें डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम उसको करेंगे, और उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 12, उसमें से हमें घटाना है 4 और उसमें भाग जा रहा है 2 का और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 6 और 3 में से 2 घट रहा है। तो ये हमारे पास एक कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हम देख लेते हैं इस बोर्ड मास से। बोर्ड मास का जो हमें यूज़ कैसे होगा तो देख लें। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, यानी कि इस पूरे में हमने देखा कि एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं। भले ही उसके अंदर माइनस हो रहा हो, डिवीज़न हो रहा हो, पहले हमें क्या देखना है कि ब्रैकेट। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 12 - 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 6, 3 में से 2 घटाया तो कितना आया? 1 आया। तो जैसे 1 आया वो क्या होगा, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 12 - 4, अब हम देखें कि डिवाइड, तो अब हम देखें ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे और 6 का 1 से मल्टीप्लाई। 12 माइनस, जब 4 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है और मल्टीप्लाई 6। अब डिवाइड हो गया, उसके बाद हम क्या करें, 6 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
12 माइनस 6 दूनी 12। यहाँ पर कहीं पर भी ऐड नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 12 में से जब 12 घटाएंगे तो आंसर आ गया 0। इस तरह से हम बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। बात करते हैं साइन की, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिस पर पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई दो संख्या ले लें, एक संख्या प्लस की है, दूसरी भी प्लस की है। अब हम इन दोनों संख्या को अगर ऐड करेंगे तो वापस ऐड करने पर कौन सा साइन आएगा, तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, हम एग्जांपल हल सोल्व भी करेंगे। अब हम बात करते हैं, एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है, तो हमारा जो आंसर में क्या लगेगा, जो संख्या बड़ी है उसका साइन लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का निशान आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी भी माइनस की है तो इन दोनों संख्याओं का ऐड होगा और जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस का लगेगा साइन। देखो यहाँ पर दो साइन एक जैसे हैं, मतलब उन नंबर्स का क्या होगा, ऐड होगा, जोड़ होगी। इधर भी दो साइन एक जैसे हैं तब भी क्या होगा, दोनों माइनस हैं तब भी उन दोनों की संख्याओं का क्या होगा, जोड़ होगा। और लेकिन जो आंसर है उसमें क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखें, कोई संख्या हम ले लें 14 ले लेते हैं, प्लस का 14 और प्लस का 13, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 27। दोनों प्लस की हैं, इसका मतलब आंसर में भी क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। एक प्लस की है, जैसे 14 प्लस का है और माइनस का 13 है, तो अब यहाँ पर दो अलग अलग साइन हैं, तब क्या होगा, जब दो अलग अलग साइन होंगे तब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी घटाएंगे। तो 14 में से 13 को घटा दिया तो 1 आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो संख्या बड़ी है उसका क्या साइन है। तो संख्या कौन सी बड़ी है, 14, 13 से 14 बड़ी है और इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का। तो हम आंसर में भी क्या लिखेंगे, प्लस का 1। ठीक है, अब हम इसको अगर चेंज कर दें, जैसे माइनस का 14 ले लें और प्लस का 13 ले लें, तो हमें ध्यान रखना है कि दो साइन अलग अलग हैं, यानी कि क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटा देंगे। तो 14 में से 13 को घटा दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि बड़ी जो संख्या है उस बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, इसलिए हमारा आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब हम देख लें 14 के आगे माइनस है और 13 के आगे भी माइनस है, दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों साइन एक जैसे हैं, मतलब दोनों संख्याओं का क्या होगा, ऐड होगा यानी जुड़ेगी। 14 और 13 को जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 27। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये सारे जो साइन के रूल हैं वो हमारे एडिशन के लिए हैं। अब हम बात करते हैं गुणे के लिए। तो एक कोई संख्या है जो प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है, इन दोनों का अगर गुणा हो रहा है तो आंसर में भी जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, एक संख्या है जिसके आगे प्लस का साइन है और दूसरी संख्या है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो उन दो संख्याओं के गुणे होने की कंडीशन में आंसर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, और वही सेम चीज़ अगर दूसरी एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की है तब भी माइनस लगेगा। लास्ट कंडीशन है कि एक संख्या, मतलब दोनों संख्या हैं जिनके आगे माइनस लगा हुआ है और उन दोनों का अगर गुणा होगा तो हमारा साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें, कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 मल्टीप्लाई 3 ले लिया हमने। अगर 7 और 3 का गुणा होता है, दोनों ही प्लस की संख्या है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 21 और उसके आगे प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अगर 7 है वो प्लस की है, मल्टीप्लाई 3 जो है वो माइनस का हो तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 21। लेकिन प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो आंसर में साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस का 7 है मल्टीप्लाई 3 है तो 7 या 21 और माइनस साइन इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस जब होगा तो क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, अब दो संख्या जैसे माइनस का 7 आ गया मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ गया, दोनों ही संख्या के आगे साइन माइनस लगा है, तो 7 या 21 और माइनस का मल्टीप्लाई होकर वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो बेसिक रूल हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा करें तो आंसर हमारा कितना होगा, 0 होगा। जैसे कोई संख्या हमने ले ली 5
और उसमें हम 0 का गुणा करें तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा 0। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें, 150 ले लें और उसका गुणा 0 से कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सेम यही डिवीज़न में हो जाएगा। डिवीज़न में क्या होगा कि 0 है, उसमें हमने किसी संख्या 7 का भाग दे दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग नहीं देंगे। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आएगा, यानी कि हमारा आंसर सोल्व नहीं हो पाएगा। अब हम जो बात करने वाले हैं, जिस रूल की बात करने वाले हैं, जो हमारे कहाँ काम आएगा, अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करते हैं तो उस टाइम हमारे ये रूल काम आएंगे। क्योंकि कोई डिजिट बहुत बड़ा है और उसमें हमें देखना है कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2। तो क्या 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम पूरा भाग देकर नहीं देखेंगे, हम इस रूल से ही पता लगा देंगे कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या 5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले देखें 2 से विभाजकता का नियम। तो 2 से विभाजकता का जो नियम है उसमें हमने पढ़ लिया कि इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम। यानी कि इकाई का अंक यदि सम है, यानी सम हम पढ़ चुके हैं अभी आगे, 0, 2, 4, 6, 8, इकाई के स्थान पे इन सब अंकों में से कोई एक अंक है, इसका मतलब वो 2 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से विभाजकता का जो नियम है उसको देखने के लिए हम देखें, जैसे उदाहरण के लिए 207। तो क्या 207 में 3 का भाग जाएगा, तो हम पूरा भाग देकर देखें। लेकिन जो नियम है उससे क्या होगा, जो संख्या अपन को दे रखी है उसके सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसमें अगर 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से पूरा भाग चला जाएगा। कैसे, जैसे 2 + 0, 2 और 7, इसका जो टोटल किया वो कितना आया, 9 आया। 9 3 से डिवाइड होता है, यानी 3 के पहाड़े में 9 आता है। इसका मतलब 207 भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इस संख्या में क्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे तो हम यहाँ पर इकाई के अंक देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 2 से भाग जा रहा है, तो हम पहले 2 का भाग देंगे। लेकिन हम यहाँ चेक करें कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो क्या करें, इस पूरी संख्या को ऐड कर दें, 1 + 9 + 9 + 2। इसको जब ऐड करते हैं तो कितना होता है, 9 और 1 10, 19 और 2 21। 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 जब 21 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1992 भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 से विभाजकता का जो नियम है वो क्या होगा, इकाई के स्थान पे 0 या 5, इन दोनों अंकों में से कोई भी एक अंक है तो इसका मतलब 100% 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल जो हमें मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए इनकी जानकारी रखना आवश्यक है। थैंक यू।